Now we'll be discussing the advanced tax laws paper of CS professional examination, new syllabus, which was held in December 2020. So now they say question number 1, determine the amount of input tax credit admissible under the provisions of the GST Act 2017 to PQR Limited in respect of following transactions which have taken place in the month of January. तो ये अपने को पूछ रहे हैं कि कितना अमाउंट अब आपको क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल होगा, आईटीसी एडमिसिबल होगा, इसके बारे में पूछ रहे हैं इन द 2020. Take note that all the conditions necessary for availing the input tax credit have been complied with, and registered person PQR Limited is not eligible for any threshold exemption. Registered person is not eligible for any threshold exemption. सारी conditions fulfill हो गई है और कोई threshold exemption के लिए वो eligible नहीं है. अब पहला है देखिए goods which is used in constructing an additional floor in office building at Jaipur. So here अगर हमने कोई गुड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग बेसिकली इट्स अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो अपन ने पढ़ा था सेक्शन 17(5)(d) के अंदर कि अगर कोई पर्सन कोई इनपुट्स काम में ले रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या प्लांट एंड मशीनरी, तो फिर उसको क्या है अपने ओन अकाउंट पे भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है एंड द प्रॉपर्टी में बी यूज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको कोई उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा. तो यहां क्रेडिट बेसिकली इज व्हाट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5)(d), तो इसका क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा. दूसरा है देखिए पैकिंग मटेरियल्स यूज्ड इन द फैक्ट्री, तो पैकिंग मटेरियल्स इनपुट्स हैं आपके फैक्ट्री के अंदर काम में आ रहे हैं, you will be entitled to take the credit of the same. Then goods destroyed in flood waters due to natural calamities. अब यहाँ goods क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं फ्लड वाटर्स में नेचुरल कैलेमिटीज के कारण से. तो अपन ने 17(5)(h) के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई गुड्स है बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, अगर कोई गुड्स क्या हो जाते हैं लॉस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर क्या है उनको बाय वे ऑफ गिफ्ट्स वगैरह आप क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो, तो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक व्हाट द क्रेडिट ऑफ द सेम. तो इन केस द गुड्स हैव बीन लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ एज गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, आपको उसका क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होता है. तो इसका यहाँ क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा. वी वोंट बी एंटाइटल्ड टू टेक एनी input tax credit of the goods which are destroyed in flood waters due to natural calamities. फिर देखिए पेपर which is purchased for computer printing and for photocopying machine which is used in administrative office, ये इनपुट की एम्बिट में आ जाएगा, क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा. और इनपुट जो कि टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक के लिए काम में आ रहे हैं, दे आर यूज इन कोर्स ऑफ बिजनेस, हैंस इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी एडमिसिबल. तो इसी तरह का क्वेश्चन अपन ने अपने CA फाइनल की बुक के अंदर भी दे रखा है, वर्ड बाय वर्ड सेम क्वेश्चन है. दिस हैज बीन गिवन इन आवर CA फाइनल बुक. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से लिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था. तो अब देखिए कितना क्रेडिट इसको एडमिसिबल हो जाएगा. एक तो 6,500 तो एक हो गया, ठीक है, तो पहला ये 6,500 मिल गया, इसको 1,250 एक मिल गया, और क्या नाम से 15,600. तो ये इसका टोटल एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है. हाउ मच टोटल एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, 6,500 प्लस 1,250 प्लस 15,600, तो दिस इज व्हाट 23,350. यहाँ पे क्रेडिट एडमिसिबल इसका हो जाएगा. तो आपको सेक्शन 17(5)(d) के अंदर जहाँ क्रेडिट ब्लॉक्ड है उसके बारे में लिखना है कि ये क्रेडिट यहाँ ब्लॉक किया गया है. उसके अलावा जो आपके 17(5)(h) के अंदर बाकी ये सारे जो गुड्स हैं ये बिजनेस के लिए काम में आ रहे हैं, इसलिए इसका क्रेडिट एडमिसिबल होगा. सो दिस वाज वन क्वेश्चन रिलेटिंग टू व्हाट 5 मार्क्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड था. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, रोमियो स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड is engaged in providing financial related services and various types of loan facilities of its constituents, furnishes the following information relating to various services provided and gross amount received
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो रोमियो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, उसके अलावा अपने क्लाइंट्स को और लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। अब देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ सर्विस दे रखा है और अमाउंट रुपीज़ इन लैक्स दे रखे हैं। वन इज कमीशन रिसीव्ड फॉर डेट कलेक्शन सर्विसेज, डिस्काउंट अर्नड ऑन बिल डिस्काउंटेड, penal interest recovered from customers for delay in payment of loans या EMI dues, commissioner received from services rendered to government for collection of taxes, interest earned on reverse repo transactions, and services to merchants accepting credit cards and debit cards using POS machine of the bank. In 30% cases, the amount per transaction was up to 1800. In other cases, the amount was exceeding rupees what? 2000। तो जो अमाउंट एक्सीडिंग 2000 है, अपन ने एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से जो किए जा रहे हैं, उनके जो कलेक्शन के रिलेशन में चार्जेस रहेंगे वो क्या रहेंगे? एग्जेम्प्ट रहेंगे फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर 19 ऑफ द रोमियो स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ग्रॉस अमाउंट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ जीएसटी। अभी यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि आपको क्या है, जीएसटी की लायबिलिटी इस केस के अंदर निकालनी है। तो अब हम लोग ये क्या है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये एग्जेम्पशन वाले चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था, अपने बुक कंपाइलर में वर्ड बाय वर्ड सेम क्वेश्चन दे रखा है एग्जेम्पशन वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो कंपाइलर अपन ने बना रखा है। देखिए सबसे पहले कमीशन विच इज रिसीव्ड फॉर डेट कलेक्शन सर्विसेज। पहला क्या है? कमीशन विच इज रिसीव्ड फॉर डेट कलेक्शन सर्विसेज। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस के एम्बिट में आ रहा है, लायबल रहेगा टू जीएसटी। कमीशन रिसीव्ड फॉर कलेक्शन ऑफ फॉर डेट कलेक्शन सर्विसेज, तो ये लायबल रहेगा, इट विल बी लायबल टू जीएसटी। कोई इसके रिलेशन में एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की है। कितनी वैल्यू ऑफ सप्लाई है? देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर 10 लाख है, तो 10 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ। फिर दूसरा देखिए डिस्काउंट अर्नड ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो जो डिस्काउंट अर्नड ऑन बिल्स डिस्काउंटेड है, ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये क्या रहेगा? ये एग्जेम्प्ट है, अपन ने देखा था एग्जेम्प्ट रहेगा ये। वाइड एंट्री नंबर 27 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। ओके, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए पीनल इंटरेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर्स फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ लोन, EMIs और ड्यूज। Now it is penal interest recovered from customers. It is penal interest is recovered from customers for the delay in payment of loan EMIs. For delay in payment of loan EMIs और से ड्यूज। यहाँ क्या है? ये पेनल इंटरेस्ट क्या है? कवर मतलब रिकवर कर रहे हैं कस्टमर्स से जो डिले किया है इन्होंने लोन EMIs के और ड्यूज पे। अब देखिए जो इंटरेस्ट है, बेसिकली अगर इंटरेस्ट इसके रिलेशन में एक सर्कुलर आया हुआ है कि अगर ये इंटरेस्ट के रिलेशन में चार्ज किया जा रहा है फर्दर पेनल इंटरेस्ट, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर सर्कुलर ये बोलता है कि भाई उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट रिकवर किया जा रहा है वो पेनल इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट की नेचर का है और उस पर जीएसटी लेवेबल नहीं होगा, वो वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये सर्कुलर उन्होंने जारी किया हुआ है। अब बात यह आ रही है कि अगर ये क्रेडिट कार्ड और अदर ड्यूज़ हैं उसके लिए जो एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो वो इंटरेस्ट के एम्बिट में नहीं आता, और जो अपने एग्जेम्पशन एंट्री नंबर 27 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है उसका बेनिफिट उस केस के अंदर आपको नहीं मिलता है, बिकॉज इंटरेस्ट की डेफिनेशन के हिसाब से द सेम इज़ नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ द इंटरेस्ट। तो अब इसमें आपको ये अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि अगर ये
किसके रिलेशन में, इंटरेस्ट के रिलेशन में है, और जो लोन पे इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट पीनल इंटरेस्ट है, या क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ हैं, ये ड्यूज़ कौन से हैं, अगर क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ हैं और उसके लिए अगर इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा तो वहाँ टैक्सेबल हो जाता है। अदरवाइज क्या है, ये टैक्सेबिलिटी के एम्बिट में नहीं आएगा। तो अपन यहाँ ये मान रहे हैं कि भाई ये किसके रिलेशन में है, क्रेडिट कार्ड और अदर ड्यूज़ के रिलेशन में, और पीनल इंटरेस्ट है, देयरफॉर इट्स नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ द एग्जेम्पशन विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन एंट्री 27, और इसको अपन ने क्या है, टैक्सेबल कर रहे हैं। अदरवाइज द सेम कैन बी व्हाट एग्जेम्प्ट ऑल्सो। तो अब ये कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपए। ये अजम्पशन आप क्लियर लिख के आइएगा। देन कमिश्नर रिसीव्ड, इट इज कमिश्नर नहीं है, कमीशन होगा, कमीशन रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, चौथा पॉइंट। कमीशन रिसीव्ड फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये भी क्या है, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा माना जाएगा। दिस विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और सेम विल बी लायबल टू जीएसटी, 5 लाख रुपए। फिर है इंटरेस्ट अर्नड ऑन रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन, रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। तो ये बेसिकली रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज़ के एम्बिट में आते हैं, और सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स नॉट सर्विसेज, तो इंटरेस्ट देयर ऑन विल नॉट बी लेविएबल टू जीएसटी। फिर है सर्विसेज टू मर्चेंट्स एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पेमेंट्स यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल मशीन ऑफ बैंक। तो इसके रिलेशन में अपने एग्जेम्पशन पढ़ा था, जो 1800 2000 से कम के ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो क्या रहेंगे, एग्जेम्पशन की एम्बिट में रहेंगे। 2000 से एक्सीड करेंगे वो टैक्सेबल होंगे। तो 30% ट्रांजैक्शन यहाँ 2000 से कम के हैं, ठीक है, तो 70% ट्रांजैक्शन पे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा रहेगा। तो ये देखिए, दीज आर व्हाट सर्विस टू मर्चेंट्स, सर्विस टू मर्चेंट्स accepting credit card and debit card payment, accepting what, credit card and debit card payment using POS, using point of sale machine, using POS। तो देखिए, in 30% cases, in 30% cases, the amount per transaction does not exceed कितना, ₹2000, does not exceed ₹2000। तो क्या होगा, सेम इज एग्जेम्प्ट, ये एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, ठीक है, देख लीजिएगा आप, फाइनेंशियल सर्विस में इसकी एंट्री मिल जाएगी आपको एग्जेम्पशन की, हमने एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में। तो 20 लाख रुपए का 70% क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा, यानी 14 लाख रुपए लायबल हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना, इंटरेस्ट वाला हो गया। कमीशन जो रिसीव हुआ है वो लायबिलिटी के एम्बिट में आ गया, पीनल इंटरेस्ट के लिए अपन ने लिख दिया। डिस्काउंट वाला हो गया पॉइंट, और ये कमीशन हो गया। ये 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट का हिसाब हो गया। देखिए, ये हो गई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये हो गई आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। कितनी हो गई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, देखिए 10 और 2 12 और 5 17 और 14 31, ठीक है। रिजम्पशन क्लियर कर दीजिएगा पीनल इंटरेस्ट के रिलेशन में। ये हो गई 31 lakhs
और जीएसटी लग जाएगा एट रेट ऑफ 18%। 18% जीएसटी की रेट है, 5,58,000 रुपीज यहाँ पे क्या है, जीएसटी लग जाएगा। सो दिस वाज वन क्वेश्चन, ये अपने कंपाइलर में दे रखा है क्वेश्चन, फाइनेंशियल सर्विसेज में एज इट इज क्वेश्चन अपने कंपाइलर में दिया हुआ है, तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं वहाँ से। तो दो, एक पूरा वाला ऊपर वाला क्वेश्चन बुक्स में से आया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंपाइलर में से आ रहा है। Now the next question is, examine the correctness or otherwise of the following statements in accordance with the provisions of the GST Act and support your answers by giving brief reasons. So first is the composition scheme will not be an optional scheme. Well, it's false. It is basically an optional scheme. It says as per your option you want to opt for composition scheme or not. Then a taxable person having same PAN can opt to pay tax under composition scheme by seeking separate registration for branches. So basically, if more than one place of business is there, if one place opts for what, normal scheme, then all other place of business, they become what, ineligible for composition scheme if separate registrations have been obtained in respect of different place of business. So it will be all the place of business, they are covered under composition, then only they can opt for composition. Then a taxable person will be eligible to opt for composition scheme only for one of the three or more business verticals. Or no, they will have to opt for composition for all business verticals. So this is also not true. Composition scheme can be availed where a taxable person effects interstate supplies. Composition supplier can make purchases, interstate purchases, but cannot effect what? Interstate supplies. Composition supplier cannot effect interstate supplies. Okay. Then composition tax can be collected from customers. It cannot be what? Collected from the customers. So this composition tax cannot be collected from the customers. So this was one simple question. You have to give the reasons, and the same has been provided in section 10. Okay. The next question is, Ram Bharose intends to start the business of supplying and selling specified goods in Delhi as a proprietor. However, he was not able to determine, because of the complexity of the provisions of CGST Act, as to the classification of goods proposed to be supplied by him, as classification of the said goods is contentious, and the place of supply, as the supplies of the said goods is to be made from Delhi to buyer located where in New York. He therefore approached his tax advisor, who is advised to get first registered under the CGST and thereafter apply for the advance ruling in respect of these issues, as the advance rulings would be bring certainty and transparency and would avoid litigation later. In this backdrop and information given, you are required to advise Ram Bharose. So this question has been covered in our book. Basically, whether he needs to get himself registered under the GST law. Registration under GST law is not required. A person who is registered or who is seeking to registration can also obtain what? Advance ruling. So fundamentally, registration as such is not required here, because applicant can be a person who is registered or who is seeking to obtain registration. He can what? Go for advance ruling. So registration as such is not required. So the person who is desirous to obtain registration can obtain an advance ruling that has been provided. The person is desirous, he desires to obtain registration, can seek advance ruling. Okay? He can seek the advance ruling. Then can advance ruling be obtained to determine classification of the goods proposed to be supplied? Bolo, yes. Classification has been specifically listed in section 97(2), one of the matters on which advance ruling can be sought. Now, relating to place of supply, it has not been specifically mentioned.
but to determine whether person is liable to GST or not. Whether the person liable to GST or not. Whether he will be required to pay GST or not. For this particularly, for this place of supply issue is though not mentioned, but the Kerala High Court has decided that if the transaction amounts to export, he won't be liable to pay GST. Therefore, in that case, to determine whether the transaction is export or not, advance ruling can be sought. So, the decision has been given by the Kerala High Court in Sutherland Mortgage Services, INC, relating to the same, that place of supply matters also, advance ruling authority can give the rulings. However, this issue is a contentious issue, basically because place of supply, whether the transaction is intrastate or interstate, in that backdrop, they have not specifically mentioned the same, advance ruling authorities of a particular state. Therefore, they have not mentioned it, but the Kerala High Court has decided whether the transaction amounts to export, and if amounts to export, won't be liable to GST. That can be decided by the advance ruling authority. So this was one question there, and this has been given in our book also, word by word. Same question has been given in our book, and you can easily go through the same from there also. So this was all about the first question which was asked in CS Advanced Tax Laws. Not a bit a difficult one. Everything was word by word same which has been given in our book as well as in the compiler.